एक ऐसा भारतीय शेर जिसकी जिंदगी किसी सुपरहिट फिल्म एक हीरो से भी कई गुना बढ़कर है। एक ऐसा जासूस जिसको आज भी भारत के सर्वश्रेष्ठ जासूसों में से एक माना जाता है। एक ऐसा जासूस जो अपने मातृभूमि के लिए ना सिर्फ अपने दुश्मन देश में रहा बल्कि वहाँ की सेना में भी काम किया, और वो भी मेजर के रैंक पर। ऐसा जासूस जिसने अपनी जान की भी चिंता नहीं की और अपने देश के लिए सारी खुफिया और जरूरी जानकारी प्राप्त की और उसे अपने देश भेजता रहा। लेकिन जब उसे अपने देश की जरूरत पड़ी तब उसका देश ही उसे अपनाने से इनकार करने लगा और आखिरकार उसे अपने देश के लिए अपनी जान देनी पड़ी। उस जासूस का नाम है रविंद्र कौशिक। वही रविंद्र कौशिक जिन्हें हम द ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी जाबाज भारत के वीर के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे वे पहुंचे पाकिस्तान और क्यों भारत ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब राजस्थान के एक शहर श्री गंगानगर में हुआ था। उनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर के ही एक सरकारी स्कूल में हुई। बचपन से ही उनको एक्टिंग की तरफ बहुत ज्यादा लगाव था। इसी चलते हुए बहुत सारे प्रतियोगिता और एक्टिंग वाले कार्यक्रम में भाग लेते थे। उनको बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। फिर जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई खत्म करके उन्होंने एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम से ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया और वहाँ भी पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और एक्टिंग करते रहे। और उस समय तक वे अपने अभिनय और रूप बदलने की कला में बहुत ही ज्यादा गुणी हो गए थे। फिर आगे चलकर 21 साल की उम्र में उन्होंने एक्टर बनने के सपने को सच करने का ठाना। उसके लिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और वो वहाँ बहुत ही अच्छा काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने उस समय लखनऊ में हो रहे राष्ट्रीय नाट्य समारोह में भाग लिया। वहाँ उस नाटक में उन्होंने एक भारतीय सैनिक की भूमिका निभाई थी जो चीनी सैनिक की फौज के कब्जे में आ जाता है और उसे अपने देश का राज उगलवाने के लिए चीनी सैनिक उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उन्होंने अपने इस किरदार को इतने अच्छे से निभाया कि उनकी वहाँ बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी। उस समय तक रविंद्र कौशिक जी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वहाँ पर उनका जीवन ही बदलने वाला है। वहाँ नाटक देखने की भीड़ में कुछ रॉ के अधिकारी भी आए हुए थे। वो अधिकारी रविंद्र कौशिक की उस कला से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने रविंद्र कौशिक से मुलाकात की और उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की। और उन्होंने रविंद्र जी से कहा कि तुम्हारे अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है और हम चाहते हैं तुम अपने देश के लिए एक काम करो, और उन्हें दिल्ली आकर उनसे मिलने के लिए कहा। उन अधिकारियों की यह बात सुनकर रविंद्र कौशिक जी बहुत खुश हुए और उन्होंने दिल्ली आने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। फिर 1973 में बीकॉम कंप्लीट करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने पिता को बताया कि वे नौकरी करने दिल्ली जा रहे हैं। जिसके बाद वे दिल्ली आ गए और वहाँ उन अधिकारियों से मिले जहाँ उन्हें बताया गया कि उन्हें रॉ की तरफ से पाकिस्तान भेजा जाएगा। उसके बाद वे 23 साल की उम्र में ही रॉ से जुड़ गए और उनकी 2 साल बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग हुई। जैसा कि वे पंजाबी परिवार से थे, इसी चलते उनकी पंजाबी की बोली बहुत अच्छी थी। फिर उन्हें उर्दू सिखाई गई और मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए। ट्रेनिंग में उन्हें 5 टाइम नमाज पढ़ना और पाकिस्तानियों का पूरा भूगोल, इतिहास, हर चीज उनके दिमाग में बैठा दिया गया। उन्हें वो हर चीज सिखाया गया जिससे वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के जैसे बन सके बल्कि उनसे उन्हें हजारों गुना बेहतर बनाया गया। वे किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख और समझ लेते थे और कुछ ही समय में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह ट्रेन कर लिया था। आखिरकार अब वो समय आ चुका था जब वो अपने ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे और उन्हें पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जाना था। इसी कारण से 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़ी सारी आधिकारिक रिकॉर्ड्स जो कि भारत में मौजूद था वो सभी मिटा दिए और उन्हें समझाया गया कि अब वे एक रॉ के एजेंट बन चुके हैं, इसलिए ना तो वो अपने घर में इसके बारे में बता सकते हैं ना ही अपने दोस्तों को। और फिर उन्हें समझाया गया कि अब उन्हें जो भी करना है वो उन्हें खुद ही करना होगा, क्योंकि अब भारत सरकार भी ऑफिशियल तौर पर उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती और अगर वो पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं तो भारत उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और अपने मिशन के लिए तुरंत हाँ कर दी। और घर पे उन्होंने बहाना बनाया कि वे दुबई जा रहे हैं नौकरी करने और कुछ साल वहीं रहेंगे और समय समय पर पैसे भेजते रहेंगे। फिर रॉ ने रविंद्र कौशिक को एक नया नाम और नई पहचान दी जो कि था नबी अहमद साकिर के तौर पर, और उनके लिए पाकिस्तान की नागरिकता का भी इंतजाम किया गया जिसमें उनका पता इस्लामाबाद का था।
उसके बाद वर्ष 1975 में ही रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान जाने से कुछ समय पहले दुबई और अबू धाबी में भेजा गया। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया, जहाँ पहुँचते ही रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लिए। और वहाँ पढ़ते पढ़ते उन्हें आइडिया आया कि अगर वो किसी तरह पाकिस्तानी सेना में चले गए तो वो अपने देश के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकाल सकते हैं। यही सोचकर वे पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने की तैयारी करने लगे और LLB खत्म होते ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना में एक धमाकेदार एंट्री ली, वो भी एक मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में बतौर एक अधिकारी के रूप में। और वहाँ पाकिस्तानी सेना में वो बतौर भारतीय जासूस काम करने लगे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने बहुत सारी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भारत को दी, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आई, क्योंकि रविंद्र कौशिक के पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने से कुछ ही साल पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार मिली थी और उससे उसका एक हिस्सा भी भारत ने तोड़ दिया था, जो कि अभी बांग्लादेश बन चुका है। इसी कारण से पाकिस्तान भारत से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और भारत में अस्थिरता पैदा करने की हमेशा प्लानिंग किया करता था। लेकिन उसको क्या ही पता था, उसकी सेना में भारत का एक वीर मौजूद है, जो उनकी सारी नापाक कोशिशों के बारे में भारत को बहुत पहले ही बता दिया करता था, जिससे उसकी बहुत सारी साजिशें विफल हो जाती थी। और वो भारत का वीर पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़े रैंक पर पहुंच चुका था, एक मेजर के रैंक पर। उनकी इन्हीं सारी बहादुरी के कारण नई दिल्ली में बैठी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक का नाम द ब्लैक टाइगर रखा था और उसी के बाद से वे भारतीय जासूसी सर्कल में ब्लैक टाइगर के नाम से जाने जाने लगे। वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर को एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम था अमानत। अमानत के पिता पाकिस्तानी आर्मी में ही दर्जी का काम किया करते थे। उन दोनों का प्यार बढ़ता रहा और दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन रविंद्र कौशिक ने कभी उससे ये शक भी होने नहीं दिया कि वे पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और वे भारत को एक से एक गोपनीय जानकारी प्रदान करते रहे और पाकिस्तान की सारी नापाक कोशिशों को नाकाम करते रहे। उन्होंने अपनी असल पहचान छुपाकर वहाँ पढ़ाई की, पाकिस्तानी सेना में मेजर के रैंक तक पहुंचे, वहीं की लड़की से शादी भी की, यहाँ तक कि बीच बीच में वे भारत भी आया करते थे अपने परिवार से मिलने के लिए। फिर भी उन पर किसी को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि वे अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और कोई भी छोटी से छोटी गलती भी नहीं करते थे। लेकिन आखिरकार 1983 में उनका राज खुल ही गया, वो भी उनकी खुद की गलती से नहीं बल्कि उनके मना करने के बाद भी। रॉ ने एक और जासूस पाकिस्तान भेजा उनकी मदद करने के लिए। उसका कोड नेम था इनायत मसीह और उसे पाकिस्तान जाकर रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए कहा गया था। लेकिन इनायत मसीह पाकिस्तानी एजेंसी के नजर में आ गया और उसे पाकिस्तानी एजेंसियों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया और अंत में उसने हार मान ली और उसने उनके सामने ना सिर्फ अपना बल्कि रविंद्र कौशिक उर्फ मेजर नबी अहमद साकिर का भी सारा राज खोल दिया। जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कौशिक से संपर्क करने को कहा और उसे एक पार्क में बुलवाया। फिर जैसे ही कौशिक वहां पहुंचे, उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनकी उम्र बस 29 साल की थी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि उन्हें लालच भी दिया गया ताकि वो अपना और रॉ का सारा राज खोल दे। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। और फिर वर्ष 1985 में उन्हें एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठन के चलते उनकी सजा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से बदलकर उम्र कैद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में बिताया, जहां उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और वहां ना तो उन्हें ढंग से खाने के लिए मिला करता था, ना ही पीने के लिए दिया जाता था, जिस चलते उन्हें टीबी की और दिल की बीमारी हो गई थी। द टेलीग्राफ में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां जेल से उन्होंने अपने परिवार को कई खत लिखे थे। उन्होंने कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। और आखिरकार नवंबर 2001 में उनकी टीबी और हार्ट अटैक से मौत हो गई और मरने के महज 3 दिन पहले उन्होंने अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा
कि अगर वे अमेरिकी होते तो वे कुछ ही दिन में अपनी जेल से बाहर आ चुके होते और मरने के बाद भी उन्हें अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनको जेल से निकालने के लिए उनके परिवार ने 1987 से उनकी मौत तक सरकार से कई बार गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वो उस परिवार की मदद करने से बार बार बचते रहे और बहाने बनाते रहे। उन्हें छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की गई। उनकी मां अमला देवी ने यह तक आरोप लगाया कि जब वे जेल में मर रहे थे तब उन तक दवाई तक नहीं पहुंचाई गई थी, जबकि उसी व्यक्ति के चलते हजारों लोगों की जान बची हुई। उनके मरने के बाद उनके परिवार को सरकार की तरफ से बस 500 रुपये महीने की मदद मिलती थी और वो भी उनकी मां की मौत के बाद 2006 में बंद हो गई। आज तक भले ही सरकार से उन्हें मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी रविंद्र कौशिक जैसे महान व्यक्ति भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा कर गए और इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी रहेगी। तो दोस्तों, यही कहानी थी भारत के दी ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।